अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल कहानी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे एक नया नॉवेल जिसका नाम है तेरे इश्क में फ़िदा और जिसकी राइटर है उरूज फातिमा। तो चले जल्दी से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। खानम भी बस भी करें, अब क्या नहलाना है तेल में। अब्रेश झंझला कर बोली, बस एक तो तुम लड़कियां बाल देखो अपने, सूखे पड़े हैं। मजाल है जो कभी तेल लगवाया हो। अब तो मजाल हो नहीं गई, लगवा तो लिया है, पर आप शायद अगले पिछले दिनों का इकट्ठा लगा रही हैं। चुप कर जाओ लड़की, जबान चलवा लो, बस ये नहीं कि कभी खुद पर भी ध्यान दिया करो। खानम बीने लगे हाथों लत्ते लिए। आपने कहाँ देखा? मेरी जबान तो मेरे मुंह में है। ओए ओए, मारा जबान चलता है और हमको पता ही नहीं। खानम भी अबरेश ड्रामाई अंदाज में झटके से मुड़कर बोली, खूब समझती हूँ तुम्हारी चालाकी। 19 साल की हो गई हो पर हरकतें 5 साल वाले बच्चों जैसी हैं। खानम बी ने उसकी गर्दन वापस घुमाकर मजीद तेल लगाया। अबरेश मुंह बनाकर जाविये बनाने लगी। आप समझा कैसे रही हैं खानम भी? उस पर कोई असर नहीं होने वाला। शबाना बेगम बेटी की शक्ल देखकर मुस्कुराहट दबाए बोली, मोरे आपको मुझसे बड़ी शिकायतें हैं ना? अबरेश ने उनकी मुस्कुराहट दबाते देख लिया था। पर तुम कभी नहीं सुधरोगी। वो अबरेश का खूबसूरत चेहरा देखे मोहब्बत से बोली, मैं तो इन शिकायत में मजीद इजाफा करूंगी। भाई अब फर्स्ट ग्रेड जो लेना है। वो अपनी मोरे को तपा गई थी। देखा खानम भी, और आप मुझे कहती हैं कि मैं बिला वजह झगड़ती हूँ। शबाना बेगम तब ही तो उठी थी जो धड़ल्ले से मजीद कारनामों का अंदिया दे गई थी। बच्ची है, समझ जाएगी। ये बच्ची है, 19 साल की हो गई है। और आप? खानम भी, मुझे छुट्टी दें, मैंने पढ़ना है। अबरीश अपनी मोरे की तारीफें बकौल उसके शुरू होते देखकर भागने पर पड़ तोलने लगी। जाओ, और खबरदार अगर अभी नहाई तो शाम तक लगा रहने देना। खानम भी ने आंखें दिखाई। मुझे जाने तो दें, फिर मैं डिसाइड करूंगी। अबरीश फुर्ती से उनकी गिरफ्त से फिसलती ये भाग गई, जबकि वो दोनों उसको देखकर मुस्कुरा दी। अबरीश अपने कमरे में आई ही थी कि सामने पूरी पलटन जमा थी। ये मेरे कमरे में किस खुशी में बैठे हो तुम लोग? अबरीश ने उनको आंखें दिखाई। यार, एक तो हमारा कमरा, तुम्हारा कमरा बड़ा है, दूसरा इतना प्यारा है तो दिल करता है कि बार बार आने को। अहमद दांत निकालते बोला। एक तो तुम लोग हो और एक वो मेरा दुश्मन एहतशाम सिकंदर खान। पता नहीं क्या तकलीफ जमा करके मुझसे बैर पाल रहा है। तुम छोड़ो उसे, यहाँ आओ, बड़े मज़े की गेम चल रही है। महानूर उसकी उतरी सूरत देखकर बात बदलते बोली। वो लोग कैरम बोर्ड खेल रहे थे। सब नीचे कालीन पर गाँव तकिए लगाए लेज और पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक से भरपूर इंसाफ करते मज़े से गेम खेल रहे थे। ज़रूर आना, पहले अपने बाल धोकर आओ। जारून ने नाक चढ़ाई। अरे इतनी अच्छी तो स्मेल आ रही है। अबरीश को गुस्से से सुर्ख होता देखकर साहिर ने बात भी संभाल गया और अबरीश की सुर्खी पल में गायब हुई थी और एक नज़र उनको घूरती ड्रेस लेकर सजल के कमरे में चली गई कि अपने कमरे में तो ये डेरे जमाए बैठे थे। सजल और रुबाब आपस में बैठी लूडो खेल रही थी। साहिर, जारून, अहमद और महानूर गेम खेल रहे थे। सुनो, तुम आगे नहीं पढ़ोगी। अबरेश जो अपनी किताबें लेकर बैठी ही थी कि मैसेज टून बजी। आगे से एहतशाम का मैसेज जगमगा रहा था, जो शायद उसने जिंदगी में पहली बार किया था। अबरेश उसका मैसेज पढ़कर काफी हैरान हुई। क्यों? उसने हैरानगी से रिप्लाई किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता घर की इज्जत ख़राब करती फिरो, और अगर मुझे पता चला कि तुम गई हो तो तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा। गुस्से भरे अंदाज में दूसरी जानिब से फ़ौरन से जवाब आया। ये आप क्या कह रहे हैं एहतशाम भाई? मैंने क्या किया है? अबरीश को तो इसका पहली बार मैसेज करना, ऊपर से पढ़ाई से रोकना ही पुरसुकून दिमाग भुना उठा था, पर आगे से उसने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? मैं जाऊंगी और जो करना है कर लें आप। ठीक मैं कहती हूँ ठीक कहती हूँ मैं दुश्मन। आप क्या मेरी सोच पर सच की मोहर जब्त करनी है क्या एहतशाम भाई आपने? अबरिश का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हुआ था। उसकी भी गुस्से से मैसेज किया जो फजूल में रोब झाड़ रहा था। दुश्मन तो तुम हो मेरी, उसकी तस्दीक कर दी मैंने, और मैं बार बार बताने का रवादार नहीं हूँ। अगर गई तो मेरी सख्त अताब का निशाना बनोगी। एहतशाम, उसका यूं जबान चलाना सख्त जहर लगा था। आप एक काम अपने काम से काम रखें। आई समझ, मैं जाऊंगी और जाऊंगी। हिम्मत है तो रोक के दिखाओ, वरना मैं बड़े पापा को बता दूंगी। अबरीश ने मैसेज करके फ़ोन पटका। आए बड़े मुझे रोकने वाले, मैं अभी बात करती हूँ बड़े पापा से। वो बड़बड़ाती कमरे से बाहर निकली। अस्सलाम वालेकुम बड़े पापा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? सिकंदर खान खुशी से अबरीश को देखते बोले। बड़े पापा, मुझे आपसे बात करनी है। जी बोले बच्चे।
वो बड़े पापा एहतेशाम भाई ने काफ़ी गुस्से से बात की है और पढ़ाई से भी रोक दिया है। अब्रेश ने मसनूई आंसू बहाते सच बोला। क्यों बेटा, उसने किस वजह से मना किया? पता नहीं बड़े पापा। अब की बार उसने हिचकी ली और बड़े पापा का दिल दुख से भर गया कि उसकी लाडले बेटे ने उसकी लाडली भतीजी पर गुस्सा करके उसे रुला दिया था। बस मेरा बच्चा, अब उसकी फिक्र मत करो, मैं बात कर लूँगा और अब एहतेशाम से बात करने की ज़रूरत नहीं। सिकंदर खान ने उसके सर पर थपकी दी, जबकि अब्रेश काम होते देखकर दुखी सा चेहरा बनाए दिल में भंगड़े डालती अब्रेश खुशी से अपने कमरे में आ गई थी कि अब एहतेशाम सिकंदर खान साहब की खैर नहीं। दिलावर खान के 3 बेटे थे और 1 बेटी थी, सिकंदर खान, मंसूर खान, शाहनवाज खान। सिकंदर खान की शादी माहीन बेगम से हुई थी। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थे। बड़ा बेटा एहतेशाम सिकंदर, छोटा अहमद सिकंदर और रुबाब खान और सजल थी। मंसूर खान के 2 बेटे और 1 बेटी थी। साहिर खान और जारून खान और 1 बेटी महानूर थी। शाहनवाज खान की 1 ही बेटी थी, अब्रेश शाहनवाज खान, जो सबसे छोटी थी। उन सब की उम्रें तकरीबन एक जितनी ही थी, पर एहतेशाम सिकंदर उन सब से 5 साल बड़ा था और अब्रेश से 7 साल बड़ा था। अब्रेश घर की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी, पर कुछ वजूहात की बिना पर एहतेशाम उससे खार खाता था। दोनों की बचपन से ही लड़ाई चलती आ रही थी। ये सब खान हवेली में ही रहते थे, जबकि दिलावर खान की बेटी माहम की शादी उसने अपने ही खानदान में चचाजाद कजन से हुई थी। उसके 2 बच्चे थे, फराज और बिनेश। दिलावर और शाहनवाज खान की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसकी वजह कहीं ना कहीं अब्रेश थी, और ऐसा सिर्फ एहतेशाम सिकंदर को ही लगता था। तब से वो अब्रेश से खिंचा खिंचा सा रहता था। वो सब यूनिवर्सिटी आए थे, सब अपने अपने डिपार्टमेंट में चले गए। अब्रेश का फर्स्ट लेक्चर फ्री था तो वो ग्राउंड में बैठकर किताब खोलकर पढ़ने लगी। वो बीएससी सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी, जबकि बाकी सब फाइनल ईयर के थे। हेलो, तभी जानी पहचानी आवाज़ आई। वालेकुम अस्सलाम। अब्रेश कहकर वापस से किताबों पर झुक गई। सॉरी, वो शर्मिंदा होता उससे फासले पर बैठ गया। आप हर वक्त पढ़ती रहती हैं। अरहम ने बात का आगाज़ किया। तो यूनिवर्सिटी क्यों आते? अब्रेश ने अपनी चादर दुरुस्त करते उल्टा उससे सवाल किया कि पल को वो गड़बड़ाया। मैं ये कह रहा था कि हर वक्त पढ़ना नहीं चाहिए। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? अब की बार फिर सवाल आया। बातें करनी चाहिए। अच्छा तो बताओ, आपका टेस्ट तैयार है आज का? नहीं, क्योंकि तुम करने नहीं दे रहे हो। सॉरी, पढ़ लो तुम। जबकि अब्रेश सर हिलाकर फिर से झुक गई। दूर खड़ी बीनीश ने दोनों को एक पिक्चर लेकर किसी को सेंड कर चुकी थी, जिसमें अरहम उसकी जानिब झुका कुछ कह रहा था। वो शातिराना मुस्कुराई और वहां से चली गई। जब भी वहां रिमशा चली आई। रिमशा अब्रेश की बचपन की दोस्ती, दोनों साथ ही पढ़ती आ रही थी और कुछ दिन पहले ही उसकी मुलाकात अरहम से हुई थी, जो शायद किसी यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन करवा कर आया था। तीनों एक ही क्लास में थे। अरहम बहुत अच्छा और खुश इखलाक लड़का था, जल्द ही उन दोनों में घुल मिल गया था, जबकि अब्रेश उसे हर वक्त डांट पिलाती रहती थी, क्योंकि वो वाहिद लड़का था जो उनसे दोस्ती का मुतमनी था। उससे पहले अब्रेश कितनों का चेहरा सुझा चुकी थी, पर अरहम की शरारत भरी बातें और मुस्कुराहटों से ऐसा करने से रोकती थी। जाने कौन सी कोशिश थी उसमें कि वो उसे अपने खानदान का ही कोई फर्द लगता था। कैसा है मेरा बेटा? ठीक हूँ खानम भी, कल आ रहा हूँ मैं। छूटते ही एहतेशाम ने आने का बताया। क्या? वाकई मेरा बेटा, शुक्र है तुझे अपनी बूढ़ी दादी का ख्याल तो आया। जी खानम भी, इसीलिए तो आ रहा हूँ। एहतेशाम ने मुस्कुराहट दबाई। ठीक है बेटा, खैरियत से आओ, मैं ज़रा सबको बता दूं। नहीं नहीं, किसी को मत बताएं, सरप्राइज़ है। एहतेशाम ने अब्रेश का सोचकर दांत कचकचाए। और पर एहतेशाम बेटा, नो खानम भी, प्लीज़ यार। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी। खानम भी से मजीद चंद बातों के बाद वो फ़ोन रख चुका था। खैरियत, आज घर क्यों चमकाया जा रहा है? अब्रेश फिरोजी कलर का कुर्ता पजामा पहने, हम रंग दुपट्टा शानों पर फैलाए छोटे छोटे कदम उठाती मुलाजमों की फौज को भाग भाग कर सफाई करता देखकर खानम से बोली। उसकी आवाज़ पर खानम ने देखा। खान हवेली की लाडली बेटी थी, इंतहा की खूबसूरत, या यूँ कहा जाए कि अपनी सब कज़न से ज़्यादा हसीन। गुलाबियाँ छलकाती दूधिया रंगत, बड़ी बड़ी कांच की क्रिस्टल लेंस की आंखें, उस पर घनी लंबी स्याह मुड़ी हुई गामजन की बाड़, खड़ी तीखी नाक, भरे भरे गुलाबी रुखसार, गुलाब की पंखड़ियों जैसे सुर्ख कटावदार लब और थोड़ी की खम में चमकता छोटा सा स्याह तिल, जो कि उसे अपनी माँ से विरासत में मिला था। लंबे घने काले बाल पुष्प पर फैले थे, दरमियान से मांग निकाले, साइड से 2 छोटी छोटी चुटिया करके पीछे बालों से पिन किया हुआ था। मासूम सी शरारती परीबे, इंतहा हसीन खान हवेली की जान। फिरोजी सूट पहने, दूधिया पाँव में वाइट नफीस सी स्लीपर्स पहने, मुस्कुराती मुलाजमों को शरारत से यहाँ वहाँ इशारा करती बहुत प्यारी लग रही थी। खानम बी ने बेसाख्ता माशाल्लाह पढ़ा था। कोई आ रहा है? ऐसा कौन है सदर खान साहब जिसकी खातिर हमारी हवेली चमकाई जा रही है? अब्रेश ने आंखें सुकेड़ी। लड़की, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पहले तो हवेली मट्टी से अटी हुई और जालों से भरी हुई थी। खानम बी ने घूरा। कोई शक? वो उधर जाला खड़ा। अब्रेश ने छत के कोने की जानिब इशारा किया।
खानम बी ने ऊपर देखा, यहाँ तो कोई जाला नहीं है मुझे नज़र आ रहा है आपके सदर को भी आ जाएगा। अब्रिश ने कंधे उचकाए, जबकि खानम भी अब मुलाजमा को उस तरफ लगा चुकी थी। वहाँ वॉज पर मट्टी है। अब की बार अब्रिश ने फिर इशारा किया। बीबी जी मैंने अच्छी तरह से साफ किया है। मुलाजमा उसकी चालाकी समझकर बोली। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? देखा खानम भी, आपने इस मेहमान ने खसूसी के ही एतराज़ होना। वो आंखें पटपटाकर कहती डाइनिंग टेबल पर आई। आज छुट्टी का दिन था, सब घर ही थे। ओ खान हवेली की छोटी खानम मैडम की मॉर्निंग इतनी जल्दी हो गई? अहमद नाश्ता करता बोला। पता नहीं अहमद भाई, बस इसी बात की आज तक समझ नहीं आई कि अगले पिछले दिनों में सुबह बहुत नींद आती है। जैसे ही इतवार का दिन होता है मेरी तो अजान के वक्त आँख खुलती और उसके बाद नींद यूँ गायब होती है जैसे कभी आना ही ना हो। अच्छा तो फिर कैसे आती तुम्हें नींद? सजल ने पूछा। ये कोई मुश्किल है? उसका भी बड़ा आसान हल है मेरे पास। क्या? हमें भी बताओ ताकि मैं आज रेस्ट करूं। जारून ने खाने से हाथ रोककर सुस्त सी अंगड़ाई ली, जैसे नींद के लिए तरसा हुआ हो। पर इतवार का दिन होता ही वो कहीं भाग गई हो। अच्छा सुनो सब, अगर नींद भगाना हो तो नींद को बोलो आज इतवार है, और अगर सोना हो तो रुबाब ने अपनी लिटिल कज़न को देखा जिसने सबकी जान बसती थी। तो फिर आप किताब पढ़ने बैठ जाओ, ठीक 5 मिनट बाद आप नींद में गौताजन हो गए। अब्रिश खूबसूरत सा मुस्कुराई, जबकि उसकी बात पर सबने कहका लगाया। इस बात में सर हिलाया क्योंकि अक्सर पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती थी। गुड़िया तुम नहीं करोगी नाश्ता? महानूर ने पूछा। नहीं, मैं सदर के साथ करूंगी। उसके इतने सीरियस अंदाज के कहने पर अहमद के जूस पीते जोरदार अच्छू लगा। क्या कह रही हो, सदर के साथ? जारून हैरानगी से बोला। हाँ भाई, वो खानम भी का कोई मेहमान आ रहा है ना, तो उसके कोई स्पेशल डिनर भी तो बनेगा ना, तो मैं वो खाऊंगी। अब्रिश टेबल पर कोहनी टिकाकर हथेली पर थोड़ी टिकाए मजे से बोली। ओह अब्रिश तुम भी ना, वो पता नहीं कब आएंगे। महानूर ने कहा। जब भी आएंगे, अगर अभी खा लिया तो मैं फिर कैसे खाऊंगी? अब्रिश ने निचला लब ऊपर लब पर चढ़ाया मासूमियत वाला मुंह बनाया। सबको बेसाख्ता उस पर प्यार आया। चलो लड़कियों उठो, अगर नाश्ता हो गया हो तो आज तुम सब हमारे साथ डेरे पर चलोगी। मंसूर खान ने कहा कि छुट्टी वाले दिन वो उनको डेरे पर ले जाते थे, जहाँ वो रोज़ कोई ना कोई मसले के लिए कबीले के लोग जमा होते थे। सिकंदर खान इन दोनों फरीकों की बात सुनकर फैसला सुनाया करते थे। वो हमेशा हक का साथ देते थे और कबीले के सब लोग ही उनके फैसले को निहायत एहतराम से कबूल करते थे। वो सब सर हिलाते उनके साथ बाहर की तरफ बढ़ गए। खान दिलावर खान का डेरा और खान हवेली इस इलाके में काफ़ी मशहूर थी। उनका डेरा हर वक्त मेहमानों से भरा होता था। इस इलाके के करीब एक दूसरा कबीला था जिनका सरदार फिरोज खान था। दोनों कबीलों और उनके सरबराहों में तनाज़ुआत चल रहे थे। अब्रिश चलो कुछ देर बाहर चलते हैं। रुबाब बोर हो रही थी, इसलिए किसी को बताए बगैर अब्रिश के पास आई। रुबाब आपी लाले लोगों को तो आ लेने दे, फिर चलते। तुम रहने दो उनको, हम बस चलते हैं। रुबाब बेड पर गिरने के अंदाज में बैठी। अच्छा अगर मना किया तो? ओफो बेबी, तुम्हारे होते हुए कौन मना करेगा? चलो अब। रुबाब ने आंखें दिखाई। अच्छा आप बाकी सबको बुला लें, मैं बड़े पापा से परमिशन ले लूँ। वो उनको अब तुम जनाब कहकर पुकार लेती थी कि उन सब ने ही किया था कि वो उनको तुम बोला करे, आप जनाब नहीं। पर वो आप ही कहती थी। जब गुस्सा आता तो फिर भूल कर तुम पर आ जाया करती। कुछ देर बाद अब्रिश, रुबाब, सजल, महानूर चारों गार्ड्स के साथ अपनी गाड़ी में बाहर आई थी। शाम का वक्त था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उफक पर नमूदार सूरज की ढलती किरणें, आसपास ऊंचे ऊंचे पर्वत, उनमें बनी सड़क पर उनकी गाड़ियां दौड़ रही थी। आगे पीछे गार्ड्स की गाड़ियां थीं। कुछ फासले पर गाड़ियां रुकी। ये जगह काफ़ी ऊंची थी। ज़िला सवात के गाँव में वो खान हवेली से उसे दूसरे कबीले आई हुई थी। ठंडी हवाएं, लहलहाते पहाड़ों पर फूल, ऊंचे लंबे पहाड़ जहाँ की वो शहजादियाँ थीं चहकती, इंजॉय करती, एक दूसरे के पीछे भाग रही थी। अक्सर इतवार वाले दिन वो यहाँ आया करती थी। बस मैं थक गई। रुबाब जो अब्रिश के पीछे भाग रही थी उसके यूं पेट पकड़कर बैठ जाने पर परेशान हुई। बाकी दोनों भी उसके पास आई। क्या हुआ बेबी, तुमने खाना नहीं खाया ना? महानूर ने जांचती नज़रों से देखा। नहीं। वॉट यार, तुम पागल हो? सजल कमर पर हाथ रखे गुस्से से बोली। यार आप ही, एक तो तुम लोग भी ना, मैंने खाना लगा था तो हम इधर आ गए। ओफो मेरी जान, ये क्या बात हुई? आने दो, उनको देख लेती हूँ कि जिसकी वजह से हमारी गुड़िया भूखी रही। रुबाब ने उसके गाल पर चुटकी काटी। चलो वापस घर फिर आएंगे वो। अब अगर तुमने खाना ना खाया तो सुबह यूनी नहीं लेकर जाएंगे हम। महानूर ने घूरा। क्यों? कल उनका लास्ट डे था। वो अभी जाती कि गाड़ियों के ब्रेक लगाने की आवाज़ आई थी और इर्तिज़ा उतरकर उनकी जानिब आया। इर्तिज़ा लाला, अब्रिश देखकर खुशी से चहकी और इर्तिज़ा की जानिब बढ़ी, जबकि वो सब चादरें दुरुस्त करके उनको ही देख रही थी। कैसी है मेरी गुड़िया? इर्तिज़ा ने उसके सर पर हाथ रखा। मैं ठीक, आप कैसे हैं? अब्रिश ने कहा। ठीक, यहाँ क्या कर रही हैं आप सब? इर्तिज़ा ने एक नज़र उन सब पर डालकर अब्रिश से पूछा। घूमने आई थी, अब वापस जा रही हैं। और ये कौन है? इर्तिज़ा ने गहरी काली आंखों वाली सफ़ेद रंग में की
पिंक शॉर्ट फ्रॉक और ग्रीन कैपरी पहने, नाक में छोटी सी बाली पहने खूबसूरत सी लड़की को देखा जो ब्लैक चादर में बहुत खूबसूरत लग रही थी। लाले, ये मेरी कज़न है और ये मेरे मामू के बेटे इर्तिजा खान हैं। अब्रेश ने उनका तारुफ करवाया, जबकि वो सब हैरानगी से उसे देख रही थी, जो बिल्कुल एहतशाम की तरह लगता था जैसे वहीं सामने खड़ा हो। वाइट सूट पहने, शॉल गिर्द लपेटे, बाल माथे पर बिखरे थे। लंबा चौड़ा इर्तिजा खान बहुत खूबसूरत था, या यूं कहा जाए कि एहतशाम और वो दोनों एक दूसरे की टक्कर के थे तो गलत ना होगा। एक से बढ़कर एक थे, जबकि बाकी सब भी बहुत खूबसूरत थे, पर उन दोनों की बात ही अलग थी। वो आज पहली बार उनको देख रहा था और यही हाल उन तीनों का भी था। किसके साथ आई हैं आप सब? वो हम गार्ड्स के साथ, जबकि इर्तिजा के माथे पर बल पड़े थे। नेक्स्ट टाइम मैं आप में से किसी को भी यूं गार्ड्स के साथ अकेले ना देखूं। हमारी दुश्मनियां हैं और आप लोग बगैर किसी घर के फर्द को लिए घूम रही हैं। इर्तिजा खान गुस्से से बोला, जबकि उसके यूं गुस्सा करने पर रुबाब ने आंखें फाड़े उसे देखा जो उसे ही देख रहा था। एकदम से वो हड़बड़ाकर नजरों का जाविया बदल गई। इर्तिजा के खूबसूरत होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट झप दिखलाकर गायब हुई थी। महानूर और सजल तो हवन्नक बनी इतने सालों बाद अपने इस कज़न को देख रही थी। अगर आप दोनों ने मुझे अच्छी तरह से देख लिया हो और पहचान लिया हो तो अब चलें। इर्तिजा ने कब से उसे देखती दो खूबसूरत सी लड़कियों को टोका जिनकी बचपन से ही यही आदत रही थी, जब भी वो जल्द ही उनको पहचान गया था। और अब्रेश में तो इर्तिजा की जान बसी थी। उसकी मुस्कुराहट, शरारतें सबको भाती थी। जब भी वो खफीफ सा सर झुकाए उसके साथ आगे बढ़ी। इर्तिजा ने उन सबको अपनी गाड़ी में खान हवेली छोड़ने आया था। इस दौरान उनकी नजरें बैक व्यू मिरर पर रुबाब पर ही जमी रही। बहुत जल्द खान हवेली से अपनी अमानत लेने आने वाला था। कुछ देर बाद वो बाहर से ही उनको ड्रॉप करके अपने आदमियों के साथ वहां से फुल रफ्तार से निकला था। ये कौन से मेहमान ने जान का अजाब है खानम भी जो आने को नहीं रहे। तुम्हें क्या है लड़की, उसने अपना घर जब मर्जी आए खानम भी ने झड़का, जबकि उसके मोरे बड़ी मामा छोटी मामा किचन में खड़ी खाना बनाती मुस्कुरा रही थी। हद है, सुबह से आप खवातीन लगी हुई हैं पर वो अब तक नहीं आए। अच्छा ज़रा वो डिश तो चेक करवाएं छोटी मम्मा। अब्रेश फ्रूट ट्रैफल की जानिब इशारा करती बोली, जबकि छोटी मम्मा निसार होती पूरी डिश उसके हाथों में थमा चुकी थी क्योंकि अब्रेश की फेवरेट थी। शुक्रिया छोटी मम्मा। वो उसके गाल पर किस करती लाउंज में आई। अहमद, लाले। अब्रेश उनके साथ बैठते बोली, ए लाले ना बोला करो। अहमद को जैसे करंट लगा था। अच्छा लाला। ये भी नहीं, उसने घुरा। क्यों? अब के उसने चीख कर कहा, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे गाना के शुरू में जो लाला लाला कहते हैं वही कह रही हो। हद है, ये कोई बात है लाले? अब्रेश की बेतुकी बात पर मुस्कुराई। बस भाई क्या भाई बोला करो, तीनों लड़कों ने कहा। ओके, और महानूर आप ही क्या बोले? अब्रेश सरगोशी में बोलकर ट्रैफल का चमचा भरकर मुंह में रखती मुस्कुराहट रो गई। खौफ खाओ लड़की, क्यों मुझे 2-2 सालों से पिटवाना चाह रही हो? अहमद ने घूरा। वो तीनों कुछ देर पहले ही आए थे और अब सब लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। तभी मुलाजमा ने बताया कि सिकंदर खान अब्रेश बीबी को बुला रहे हैं क्योंकि उनके नाना फिरोज खान अपनी नवासी से मिलने आए थे। वो खुश होती तकरीबन भागने के अंदाज में तेज तेज चलती मर्दान खाने की जानिब बढ़ी। इससे पहले कि अब्रेश बाहर जाती दरवाजे में से ही किसी से जोरदार टकराई थी। एकदम से उसके मुंह से कराह निकली क्योंकि उसकी नाक सामने वाले के वसी पत्थर जैसे सीने से टकराई थी और वो दर्द से बिलबिला उठी थी। उसकी चीख पर सब मुतवज्जा हुए और उसकी जानिब बढ़े, पर अचानक से रुकना पड़ा। तुम्हें तमीज़ नहीं है? वो अपना नाक सहलाती बोली। उसकी तमीज़ दिलाने वाली बात मकाबिल को सीखपा कर गई थी। व्हाट द हेल इज़ दिस? ये जंगलियों की तरह कहाँ भाग रही हो? एंट्रेंस से दाखिल होते ही एक जोरदार तसादुम पर वो आग बकुला होता उस पर धाड़ा। इस अचानक टकराव पर वो सख्त झुंझलाहट का शिकार हुआ था कि नजरें उस पर पड़ी तो लम्हा में वो उस आफत की पुड़िया को पहचान गया था। जब ही लहजा हद दर्जा सख्त हुआ। ओए माड़ा, देखो तो कौन है ये आदमखोर? अब्रेश उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखती वो पठानों वाले लबो लहजे में बोली, जो ब्लैक जीन्स और हाफ स्लीव शर्ट्स में खड़ा उसे घूर रहा था। तू है कौन जिनका बच्चा? मैं भागूं जंगलियों की तरह या तुम जैसे जिनों की तरह? तुझे काहे की तकलीफ हो रही है? जबकि उसकी बात पर पीछे खड़ी पलटून में मुंह खोले सामने खड़ी हस्ती उसको देख रही थी, जो आज सालों बाद वापस लौटा था। अब्रेश, ओए अब्रेश। पीछे खड़े सब कज़न उसे दबी दबी आवाज़ में मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहे थे कि जिसकी ज़बान दराजी कर रही थी वो उसका वाहिद दुश्मन, उसके घर का बड़ा बेटा एहतशाम सिकंदर है। और जिसे जिन का बच्चा कह रही है मतलब अपने बड़े बाबा को जिन कह रही थी। तुम लोगों ने क्या अज़दा देख लिया है जो ये हरकतें कर रहे हो? वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली। उसकी बात पर वो सब खौफ से पीले पड़े थे कि अब अब्रेश मर गई, जबकि एहतशाम सिकंदर का अपने लिए अल्फाज के चुनाव पर गुस्से के मारे चेहरा सुर्ख हो चुका था। अब्रेश, वो चुप करो तुम लोग। अब अगर अपनी भयानक आवाज़ें निकाली तो तुम लोगों को तो शिश करने की काबिल भी नहीं छोड़ूंगी। वो गर्दन मोड़कर अपनी बड़ी बड़ी आंखों को मजीद बड़ा किए उंगली से वार्न करती बोली,
तू अभी तक खड़ा है, चल निकल हमारे घर से। अब्रेश उसे उंगली से बाहर का रास्ता दिखाते बोली। ओ मर गई अब। सब कजन्स के डर के मारे कोरस में आवाज़ निकली। अहानत के मारे एहतशाम सिकंदर का चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख हुआ था और वो कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ। माइंड योर लैंग्वेज, हाउ डेयर यू सिली गर्ल। एहतशाम गरजा कि उसकी आवाज़ खान हवेली के दरो दीवार से टकराकर गूंज उठी। मेरी ज़बान माइंड में ही है, मतलब लगाम में ही है, और हिम्मत मेरी बड़ी है। देख नहीं रहे तुम जैसे देव हेकल के सामने खड़ी हूँ, और बेवकूफ़ होगा तू। अब्रेश ने तो पर जोर देते कहा। मर गए अब तो सारे। सब ने एक दूसरे को देखा, सरगोशी की। तेरा पूरा खानदान। अब्रेश ने अगला जुमला दोहराया। अब की बार वो सब गड़बड़ाया। मतलब अब्रेश अपने ही खानदान को बेवकूफ़ कह रही थी, जबकि एहतशाम सिकंदर के जब्त का पैमाना लबरेज हुआ था। शट अप, जस्ट शट योर माउथ राइट नाउ, अदरवाइज आई विल किल यू। वो पूरी ताकत से चीख उठा। सबको जैसे सांप सूंघ गया था। एक पल को तो अब्रेश भी डर गई थी कि उसके शदीद रिएक्शन पर। अब्रेश, वो एहतशाम भाई हैं, एहतशाम सिकंदर, उसकी कज़न दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई। तो अब्रेश बेनियाजी से बोली, पर जब बात समझ आई तो चीख उठी। क्या एहतशाम भाई? अब्रेश की बड़ी बड़ी आंखें बाहर उबलने को थी। वो थर थर कांपती उसे ही देख रही थी। उसे अपनी जाने बढ़ता देखकर अब्रेश का सांस अटका। वो इसे इतने सालों बाद सामने देखकर परेशान हुई थी। उसे गुस्से में बोले गए अल्फाज पर शर्मिंदगी अलग हो रही थी। सॉरी, मुझे नहीं पता था। मतलब आप कौन हो? तो वो मैं जानकर टकराई नहीं, मतलब पता नहीं कैसे टकराई। तुम के मतलब आपके सीने की हड्डी नहीं, मैं मेरी नाक की हड्डी टूट गई। अवरेश उसको अपने आप सर पर खड़ा देखकर हकला कर बोली, क्योंकि वो सुर्ख आंखों से उसे ही घूर रहा था। चेहरा चट्टानों की मानंद सख्त था। अहमद भाई जानून साहिर, पार्टनर्स बचाओ प्लीज़। वो कबूतर की तरह आंखें बंद किए सरगोशी में बोली, जबकि वो सब के सब खामोशी से खड़े थे कि एहतशाम का अब्रेश के साथ रवैया वो अच्छी तरह जानते थे। भाई इसे नहीं पता था इससे पहले कि अहमद अब्रेश की हिमायत करता। वो हाथ उठाकर रोक चुका था। उसकी ये सरगोशी फ़कत पास खड़ा एहतशाम ही सुन पाया था। तभी पारा मजीद हाई हुआ कि वो उसे बचने को नहीं पुकार रही थी। बेवकूफ़, वो बड़बड़ाया। आज के बाद मेरे सामने आने की और यूं ज़बान चलाने की कोशिश भी मत करना। एहतशाम उसके करीब हल्का सा झुका और सर्द आवाज़ में फनकारा, और जब से मुट्ठियाँ भींची थीं। जबकि अब्रेश ने आंखें वाँ किए उसे देखा, जो नफरत भरी निगाहों से उसे वार्न करता बाकी सबकी जाने बढ़ा। आप लोग ही उसे कुछ तमीज़ सिखा दो। बिगाड़ने में तो फुल हेल्प की है, जिसमें वो खुशकिस्मती से फर्स्ट ग्रेड ले रही है। अब ज़रा तमीज़ के दायरे भी सिखाओ, वरना मैंने बताया तो अच्छा नहीं होगा, ना उसके हक़ में ना शय देने वालों के हक में। एहतशाम अपनी अजली गुस्से में उनसे बोला। अहानत के मारे अब्रेश का चेहरा लाल हुआ था, जबकि आंखों में नमी उतर आई। एहतशाम की आवाज़ सुनकर सब लाउंज में आ गए थे। वो हंसता मुस्कुराता उनसे मिल रहा था। लंबा चौड़ा, वर्जिशी जिसामत, सीने फूले मसल्स, सफ़ेद रंगत, काले सिल्की बाल गिरे, जहानत से चमकती आंखें जिनमें हम वक्त सुर्ख डोरें रहती थी, खड़ी मगरूर नाक, सुर्ख लब, हल्की हल्की ब्रेड, घनी मूछें, खूबसूरत नैन नकूश के हामिल। वो खान हवेली के सब लड़कों से ज़्यादा प्यारा था, जिसकी मुस्कुराहट नहायत दिलकश और अट्रैक्टिव थी। उसकी डिम्पल उसमें मजीद चार चांद लगाते थे। अब्रेश इतने साल बाद उसको सामने देखकर बचपन की तरह डर गई थी। उसके सामने उसकी चलती ज़बान को ब्रेक लग जाती थी। वो गुस्से से खोलती तेजी से वहाँ से मर्दान खाने आई। रात के खाने पर वो सब डाइनिंग हॉल में जमा थे। माँ भी अपने दोनों बच्चों के साथ आई हुई थी। इतने सालों बाद एहतशाम आया था तो वो और बिनेश सुनते ही फ़ौरन से आ गई थी। उनका इरादा यहाँ रहने का था। एहतशाम सिकंदर कुछ साल पहले पढ़ाई के लिए बाहर चला गया था। वहाँ जाकर स्टडी मुकम्मल करके 26 साल की उम्र में बिजनेस टाइकॉन बन चुका था। उसने अपनी मेहनत से खान इंडस्ट्री को बुलंदियों तक पहुँचा दिया था और खान ब्रांड के नाम से अपनी ज़ाती मिल्स बनाई थी। खान इंडस्ट्री का नाम बाहर के मुल्कों में सरे फहरिस्त। वो जाकर वहीं का होकर रह गया था। इस दौरान वो रोज़ हवेली वालों से बात करता। माँ सिवाय अब्रेश के इतने साल में उसने एक बार भी अब्रेश को देखा तक नहीं था। सबके लाख कहने पर भी वो वापस नहीं आया था, पर कुछ दिनों से मिलती तस्वीरों ने उसे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया था और वो आग बगूला होता पाकिस्तान आया था। खाने पर सब जमा थे सिवाय अब्रेश के। बाकी सब कुर्सियों पर बराजमान खाना खा रहे थे। अब्रेश कहाँ है? आज खाने पर इतनी खामोशी। सिकंदर खान ने उसको ना देखकर महानूर से पूछा। बड़े पापा, अब्रेश कह रही है उसे भूख नहीं है अभी। उसने एक नज़र एहतशाम को देखा, जो इन्हमाक से खाना खाने में मगन थे। अब वो क्या बताती कि एहतशाम की वजह से बेचारी पेट में उछलते चूहों को लगाम में डाले शाम से ही अपने कमरे में बंद थी। महानूर की आवाज़ पर एक पल को उसका हाथ रुका, फिर सब सर झटक कर खाना खाने लगा। बीजान उसके सर पर खड़ी बड़े प्यार से अपने राज दुलारे को खाने दे रही थी। सभी उसकी आवभगत में लगे हुए थे। कोई बेचैनी से पहलू बदल रहा था। वो आया भी तो उसके लिए था, पर जब वो लोग आए थे अब्रेश ने अपने कमरे में बंद थी, जबकि बीनिश की नज़रें एहतशाम के वजी चेहरे पर जमी थी, जैसे अहमद रुबाब लोग बखूबी नोट कर चुके थे। बस कर दें और
उन्हें और नहीं खा सकता मैं। एहतशाम जज होते बोला, बेटा खाया ही कितना है आपने, ये सारी डिशेस आपकी पसंद की बनी है। शबाना बेगम एहतशाम को प्यार से देखती बोली, नो मम्मा बस। एहतशाम शबाना बेगम को मम्मा कहता था, अभी भी वो उनको देख के मोहब्बत से बोला, जाओ रुबाब अब्रेश को लेकर आओ, सुबह से बच्ची भूखी है, खाना पीने रुबाब से कहा। जबकि एहतशाम ने सुनकर लब भींचे, दिमाग भुनना उड़ा था। अब इतना भी क्या कह दिया मोहतरमा को, जो कमरे में ही बंद होकर बैठ गई हैं। अपनी बहन भाइयों को अपनी जानिब तकता पाकर एहतशाम को अब्रेश पर नए सिरे से गुस्सा आया, जो उसे बुरा बनाने पर तुली हुई थी। एहतशाम एक्सक्यूज करता वहां से उठ गया। उसको लॉन में जाता देखकर बीनिश भी अपनी कुर्सी छोड़कर उठ खड़ी हुई थी। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? बीनिश उसके पीछे आती बोली। नहीं तो मेरा मूड ठीक है। एहतशाम एक नज़र उसको देखकर वसी रकबे पर फैले लॉन को देख रहा था, जिस पर दूर तक फैला घास सब्ज चादर की मानंद लग रहा था। लग तो नहीं रहा। बीनिश एक अदा से अपने बाल झटकती बोली, अच्छा तो तुम्हें क्या सबूत चाहिए मेरे फ्रेश मूड होने का? एहतशाम दोनों हाथ सीने पर बांधे उससे बोला, जो ब्लैक जीन्स पर शॉर्ट कुर्ती पहने खुले बालों से चेहरे पर मेकअप किए उसके सामने खड़ी तफसील ले रही थी। वो एहतशाम से 3 साल छोटी थी, पर बाकी सब कज़न से बड़ी थी, इसलिए सबकी एहतशाम के साथ उसकी एहतशाम के साथ काफ़ी बनती थी। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, पर यह दोस्ती सिर्फ एहतशाम की जानिब से थी। बीनिश एहतशाम को शिद्दत से पसंद करती थी। चलो फिर कुछ देर बाहर चलते हैं, बीनिश ने मुस्कुराकर कहा। श्योर। एहतशाम का दिल भी अजीब सी कैफियत में मुब्तला था, तभी कुछ देर दिलो दिमाग को सुकून देने की खातिर राजी हो गया था। अपने कमरे की बालकनी में खड़ी अब्रेश उन दोनों को साथ खड़ा देख रही थी। मेरे साथ बात करते हुए तो एहतशाम भाई ने अंगारे चबाए होते हैं, जो फूल की मानंद मुझ पर झाड़ते हैं, और उन बीबी से देखो मुस्कुराकर बात कर रहे हैं। अब्रेश मुंह के जाविये बनाती बड़बड़ाई। उसे बीनिश सख्त बुरी लगती थी, जो हवेली में आकर उसे यूं इग्नोर करती थी जैसे उसका वजूद ही ना हो, और बाकी सबसे बहुत मोहब्बत से मिलती थी। अकड़ उसमें कूट कूट कर भरी थी, इसलिए जब वो हवेली आती तो अब्रेश भी पूरे वसूख से उसे नज़रअंदाज करती। बस रस्मी सलाम दुआ के बाद अब्रेश उससे कोई बात ना करती थी। बिनिश उसकी बेइंतहा खूबसूरती से जलती थी, जो कुछ एहतशाम की जानिब से भी खौफ दिल में पल रहा था। जब भी वो अब्रेश के खूबसूरत चेहरे की नफरत की निगाह से घूरना नहीं भूलती थी। रुको मैं अपना फ़ोन लेकर आती हूँ, बिनिश चहक कर कहती जल्दी से अंदर की जाने पड़ी। एहतशाम वाइट सूट में बाल जेल से सेट के फ़ोन पर कुछ टाइप कर रहा था। खुद पर किसी की नज़रों की झुलसाती तपिश महसूस हुई। बेख्तियार उसने नजरें ऊपर को उठाई। ब्लैक कैपरी पर सुर्ख शॉर्ट गोल्डन रंग की हल्के काम वाली कमीज पहने, लंबे घने बाल पुश्त पर खुले छोड़े दुपट्टे से बेनियाज वो बालकनी में खड़ी उसे ही देख रही थी। जिस तरफ वो खड़ी थी सामने ही गेट था, उससे पहले फैला लॉन था, जहाँ जगह जगह मुसल्लह गार्ड्स खड़े अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। अब्रेश को यूं इस हुलिये में दुपट्टे से आज़ाद सिरापा लिए खुद से बेगाना देखकर एहतशाम का खून खौल उठा। कनपुटी की रगें फूली थी। उसने लब सख्ती से प्योस के शररबार निगाहों से देखा। एहतशाम के देखने पर वो एकदम गड़बड़ाई थी, जो उसे आग बरसाती नजरों से घूर रहा था। उसे लगा जैसे उसका वजूद आग की लपेट में आ चुका है। उसने एक नज़र उन गार्ड्स को देखा, फिर एहतशाम को। वो दूर से भी एहतशाम की शोला बरसाती नजरें अपने वजूद पर जमी देखकर उन आंखों में वार्निंग देखकर लम्हे में वहां से भाग गई थी कि अगर मजीद खड़ी रही तो उसे नजरों में ही झलाकर भस्म कर देगा। क्या है ये बंदा, यूं घूरने की क्या जरूरत थी? अब्रेश जल्दी से अपना दुपट्टा उठाकर शानों पर फैलाया हवनक सी बोली, उफ क्या जरूरत थी मुझे भी यूं वहां खड़ा होने की? उसको तो मौका चाहिए राई का पहाड़ बनाकर उस पर चढ़ाने का। अब्रेश झुंझलाहट का शिकार अब बालकनी की डोर बंद कर रही थी जब उसे गाड़ी गेट से बाहर जाती दिखाई दी। शुक्र है गए, अब्रेश खान खुश होती बोली और जल्दी से कमरे से बाहर निकली। वो सब रात के वक्त फिरोज खान के कमरे में बरस जमान थे। सब चाय पीते अब्रेश के बारे में बात कर रहे थे। दादा जान आपने बताया तो नहीं ना मेरे बारे में? अरहम ने सवाल लगा। नहीं, हम खुद उसे सरप्राइज देना चाहते हैं, इसलिए हवेली आने का बोला है, फिरोज खान कप लबों से लगाते बोले। एहतशाम भी तो वापस आ गया है? इर्तिजा ने फिरोज खान से पूछा। कब? उसी वक्त दादा जान जब आप गए थे। इर्तिजा ने उनकी मालूमात में इजाफा किया। हो सकता है अब अब्रेश ना आए, फिरोज खान उदासी से बोले। क्यों? अरहम ने हैरानगी से पूछा। क्योंकि एहतशाम अब उसे यहाँ नहीं आने देगा, वो मध्यम आवाज में बोले। अब्रेश आएगी इस हवेली में पहले की तरह, और मैं खुद लेकर आऊँगा उसे, आप फिक्र मत करें दादा जान। इर्तिजा ने इर्तिजा की गंभीर आवाज़ गूंजी। वो अपनी अमानत के बारे बात करना चाहता था, पर इस वक्त उसका दिमाग ही तो घूम गया था दादा जान की बात पर। वो सोच चुका था कि अगर एहतशाम ने वाकई उसकी बहन को रोका तो वो कुछ भी कर गुजरेगा। गुस्से में वो दादा जान से मजीद कोई बात किए उठकर कमरे की तरफ निकलता चला गया था। लाले को इतना गुस्सा क्यों आ गया? अरहम ने अपने दादा से पूछा। अब्रेश और तुम्हारे मामले में वो बहुत जज्बाती
आती है। फिरोज खान ने उसे दबे लफ्जों में समझाया। अच्छा, अपनी नवासी के कारनामे तो सुने दादा जान। अनहम चाय की चुस्कियां लेता अब्रिश की एक एक बात और शरारत उनके गोश गुजार करने लगा कि जैसे वो स्टूडेंट्स को उल्लू बनाती है और कैसे वो उन पर रोब जमाती है और कैसे वो सर और मिस के सामने मासूम वर्कर अपनी असाइनमेंट की चोरी होने का हम पर इल्ज़ाम लगाती है। और वो उसकी और रिमशा के हवाले से उनकी शरारतें बताता फिरोज खान को हंसने पर मजबूर कर गया था। अब्रिश नीचे आई तो अपनी फुप्पो से मिली थी। दिल तो बिल्कुल नहीं था, पर सबकी मौजूदगी की वजह से वो आगे बढ़ी ही थी कि माहम बेगम ने उसे देखकर मुंह बनाया। अपनी बेटी की तरह वो भी अब्रिश को खा जाने वाली नज़रों से घूरती थी। उन्हें भी अब्रिश के लिए सबका प्यार देखकर जलन महसूस होती थी। सबको देखकर उसने मुस्कुराकर अब्रिश के सर पर हाथ रखा था। तभी जल्दी से वो किचन में चली आई। एहतशाम की जाती अपने दिल, गुर्दे, दिमाग, पूरे जिस्म की ताकत देने की गर्ज से किचन में ही पड़ी मेज के गिर्द कुर्सी घसीट कर बैठ गई। बड़ी मम्मा, खाना दे दें प्लीज़, मेरी बेटी को इतनी भूख लगी थी तो टेबल पर क्यों नहीं आई? मैं टेस्ट तैयार कर रही थी इसलिए। अब अब्रिश क्या बताती कि उनके बेटे की वजह से है उन्हें नहीं आई थी। अच्छा चलो ये लोग खाओ अच्छे से। नरगिस बेगम उसकी पसंद का खाना प्लेट में निकालकर उसके सामने रख चुकी थी और वो उसके सर पर प्यार देती बाहर निकल गई। अब्रिश खाना खाकर सब कज़न के साथ लाउंज में बैठी थी। इस दौरान फराज की नज़रें वक्फे वक्फे से उस पर उठ रही थी। बड़े सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। अहमद भाई, आपका तो सुबह लास्ट डे है ना? अब्रिश आइसक्रीम लगाती बोली। मेरी गुड़िया रानी, क्यों मुझे डरा रही हो? अहमद दिल पर हाथ रखे सदमे से बोला। आपका लास्ट डे नहीं है क्या? अब्रिश ने तस्दीक चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी मेरी शादी होना बाकी है, फिर मेरे ढेर सारे बच्चों की तो तुम फुप्पो बनोगी। मुझे तो 100 साल जीना है अभी। अहमद उससे आइसक्रीम छीनकर खुद खाने लगा, जबकि बाकी सब मज़े से उसकी बातें एंजॉय कर रहे थे, जबकि फराज उसके चेहरे को गहरी नज़रों से देख रहा था। महानूर आपी, कल लास्ट डे है ना आपका यूनिवर्सिटी में? हाँ जी लास्ट है, महानूर प्यार से बोली। तो कल हम सबको अहमद भाई इस खुशी में ट्रीट देंगे। अब्रिश ने अपनी आइसक्रीम वापस खींची। ये ट्रीट किस खुशी में? और मैं क्यों दूंगा? बाकी सबका भी लास्ट है सिवाय तुम्हारे। अहमद ने घूरा। वो सब नहीं, आप, क्योंकि आपकी ज़्यादा जल्दी थी कि जैसे ही स्टडी मुकम्मल होगी उससे अगले दिन बड़े पापा आपकी शादी की डेट फाइनल कर देंगे। अब्रिश ने मज़े से सबके सरों पर बम फोड़ा। वो सब जो भूले बैठे थे उसकी बात पर सब अपनी जगह सीधे हुए। मतलब अब्रिश को ज़्यादा खुशी और इसी बात की थी। हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, तुम जो चाहोगी वही होगा। अहमद फराग दिली से बोला और मायने खेज नज़रों से महानूर को देखा। उसी लम्हे साहिर की नज़रें सजल पर पड़ी थी। सजल ने साहिर को देखकर आँच देती निगाहों से उसे देख रहा था। जब भी वो घबरा कर उठी, आज तो उसका देखने का अंदाज ही बदला हुआ था। ताब न लाते वो फौरन उठ खड़ी हुई थी। मुझे नींद आ रही है, वो कहकर बगैर रुके तेजी से चली गई थी। उसके पीछे वो तीनों भी अपने अपने कमरों में चली गई थी, जबकि लड़के देर तक बैठे बातें कर रहे थे। रात के 12 बजे का वक्त था जब अब्रिश बेड पर किताबें नोट्स फैलाए पूरी तरह से पढ़ाई में महू थी। कल उसका टेस्ट था जिसकी तैयारी वो बहुत अच्छे से कर रही थी, क्योंकि हमने उसे चैलेंज किया था कि वो उसमें नंबर कम लेगी, तभी वो बहुत मेहनत करके टेस्ट तैयार कर रही थी। कुछ देर बाद पूरी तरह टेस्ट तैयार करके वो गहरा सांस भरती उठी। उसे सख्त प्यास लगी थी, पर साइड टेबल पर पड़ा जग खाली था। वो अपनी किताबें समेट कर रखती जग उठाए कमरे से बाहर निकली। हवेली अंधेरे में डूबी थी, बस बाहर के हिस्से में रोशनी थी। वो जल्दी से किचन में आई और लाइट जलाकर उस पानी उंडेलने लगी। तभी उसे अपने पीछे आहट सुनाई दी। अब्रिश ने मुड़कर देखा तो फराज खड़ा था। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अब्रिश ने हैरत से पूछा। तो तुमसे बात करनी थी, फराज ने कहा। ये कौन सा वक्त है बात करने को? और ऐसी कौन सी बात है कि तुम सुबह होने का इंतजार भी नहीं कर सकते थे? अब्रिश जांचती नजरों से देखती बोली। एहतशाम जो कुछ देर पहले ही बिनीश के साथ आया था, उसे अंदर जाने का कहकर वो बाहर खड़ा जरूरी कॉल सुन रहा था। काफी लंबी बात के बाद वो लाउंज में आया, नजर किचन की जानिब उठी जिसकी लाइट ऑन थी और अंदर से हल्की फुल्की सी आवाजें आ रही थी। उसे हैरानगी हुई कि इस वक्त किचन में कौन है। वो फोन पॉकेट में रखते उसी जानिब आया। सामने ही उसने फराज को अब्रिश के 2 कदम की दूरी पर एक्सरे करती नजरों से देखते पाकर मुठ्ठियां भींची। तुम बहुत प्यारी हो अब्रिश, और मैं तुमसे। एहतशाम उन दोनों को उस वक्त किचन में देखकर कुछ पूछता कि फराज की बात सुनकर भड़क उठा था। क्या हो रहा है यहाँ? तभी पूरी रोबदार गुस्से भरी आवाज गूंजी। दोनों ने मुड़कर देखा तो दरवाजे में एहतशाम सिकंदर माथे पर बेशुमार बल डाले अब्रिश को घूर रहा था। मुझे प्यास लगी थी तो मैं पानी पीने आया था, फराज ने बहाना गढ़ा और एक गहरी नजर अब्रिश पर डालकर वहां से निकल गया। उसके जाते ही वो खूनख्वार तेवरों से उसकी जाने बढ़ा। अब्रिश पानी का जग थामे नजरें झुकाए वहां से जाने लगी। तभी एहतशाम ने उसको बाजू से पकड़कर घसीटते उसकी जगह पर खड़ा किया। क्या कह रहा था वो सर्द आवाज में बोला। एहतशाम की आंखें शिद्दत जब्त से सुर्ख हो चुकी थी, जबकि अब्रिश एहतशाम की खून छिलकाती आंखें देखकर खौफजदा हुई। मैंने क्या पूछा है? अब की बार एहतशाम ने उसकी स्टिल आंखों से झांक कर हल्का सा झंझोड़ा था।
वो तो कुछ घंटे पहले वाली उसकी नज़रों से खौफजदा थी, पर अब फिर वो उसे ऐसे ही देख रहा था कि फ़र्क ये था कि पहले दूरी पर था और अब उसके नज़दीक खड़ा था। कुछ नहीं कहा, अब्रिस ने अटक कर कहा। अभी कुछ नहीं कहा उसने। एहतशाम ने झटके से छोड़ा कि 2 कदम दूरी पर वो बुरी तरह लड़खड़ाई। लहजा कड़क था, जैसे अभी जाकर फराज को मार डालेगा। वो कुछ कह भी ना तो इसलिए दूर रहना उससे। एहतशाम उसकी आंखों में देखकर फिनकारा। उससे गुस्सा तो अब्रिश पर आ रहा था जो इस वक्त कमरे से बाहर निकली थी। पर अब्रिश ने कुछ कहना चाहा, बस एक लफ्ज़ नहीं। एहतशाम उसे करीब होकर दोनों में चंद इंच का फासला रह गया। फराज से दूर रहना जितना हो सके, और हाँ, आज के बाद तो मुझे नंगे सर नजर ना हो। जिस तरह तुम इस वक्त बालकनी में खड़ी थी, दिल कर रहा था तुम पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूं। उसने गुस्से से कहने पर अब्रिश की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई कि वो थरथराहट का शिकार जग पकड़कर फौरन से अपने कमरे की जाने भागी थी, जबकि वो पीछे से उसको खून आशाम नजरों से घूर रहा था कि वो उसकी बात सुने बगैर भाग गई थी।